डे एंड नाइट न्यूज की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, यानी यहां जनता अपनी सरकार खुद चुनती है और बनाती है। लेकिन आजादी के 63 साल बाद भी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम यानी चुनाव प्रणाली में कई खामियां मौजूद हैं। नतीजा यह है कि हम वो जमहूरियत, वो लोकतंत्र हासिल नहीं कर पाए जिसका हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था। आज, कल और परसों यानी 3 दिन प्राइम डिबेट के 3 अंकों में हम चुनाव सुधारों पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि हमारे लोकतंत्र को किस तरह मजबूत बनाया जा सकता है। चुनाव के दौरान मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया का असर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मीडिया कुछ नेताओं के हाथों की कठपुतली भी बन सकती है और वो चाहे तो ऐसे नेताओं का पर्दाफाश भी कर सकती है। चुनाव सुधार पर हमारे आज के अंक में हम चुनाव के दौरान मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावी बिगुल बजता है तो सबसे ज्यादा हलचल शायद मीडिया में होती है। क्या गठजोड़ बन रहे हैं, क्या समीकरण हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, ऐसे तमाम पहलुओं पर कयास लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मीडिया अपने इस गणित में मशरूफ होती है तब उसके पाठक, उसके दर्शक की राय बन रही होती है। उसे चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के बारे में पता चलता है तो सिर्फ मीडिया से। ऐसे में मीडिया का एक एक शब्द लाख टके का बन जाता है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। जाहिर सी बात है, ये पैसा किसी की भी ईमानदारी को डगमगा सकता है और पैसे के सैलाब में मीडिया के उसूल भी बहते देखे गए हैं। चुनाव के वक्त मीडिया किसी एक पार्टी की जुबान बोलती देखी गई है। वहीं चुनाव के नजदीक आते ही नए नए न्यूज चैनल और अखबार लॉन्च होते हैं। मकसद चुनावी पैसे के समंदर में गोते लगाना है। एक खतरनाक ट्रेंड है। ठीक है, मीडिया सोच के एक लहर बनाती है, लेकिन ये लहर उसूलों को ताक पर रखकर न बनाई जाए तो अच्छा है। पारदर्शिता और निष्पक्षता के बूते एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर BS बराड़, पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की डॉक्टर श्रुति बेदी, चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार और डॉक्टर V ईश्वर आनंद जो द ट्रिब्यून के असिस्टेंट एडिटर हैं। आपका इस डिस्कशन में स्वागत है। प्रोफेसर बराड़, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये क्या बात है कि जब चुनाव अनाउंस होते हैं तो पेड न्यूज की बात साथ ही शुरू हो जाती है। इस ट्रेंड को कैसे चेक कर सकते हैं हम? देखिए, पेड न्यूज का जो मामला है उसे सीधे सीधे जो पॉलिटिक्स, बिजनेस और मीडिया का नेक्सस कई तरीकों से इमर्ज हो रहा है, उसके साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। पेड न्यूज एक बहुत ऑब्वियस एग्जाम्पल है उस नेक्सस की, पर ये नेक्सस कई और लेवल्स पे भी ऑपरेट करता होगा। अभी पिछले दिनों में हम जिस चर्चा में आप भी शामिल थे उसमें लोग बात कर रहे थे कि वो तो एक ट्रीटीज के लेवल तक पहुंच गया है, या कोई बिजनेस हाउस चैनल ही खरीद लेता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना चैनल ही फ्लोट कर देती है। तो इन मामलों में पेड न्यूज तो मुझे लगता है एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर का छोटा सा जो उसके हाथ में होता है वो करता है। बड़े लोग तो उससे बड़ा काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर बेदी, बिफोर वी टॉक ऑफ अदर थिंग्स, आप क्या मानते हैं कि जो पेड न्यूज की जो खतरनाक परंपरा बन चुकी है या बन रही है, इसके ऊपर कैसे लगाम कसी जा सकती है? पेड न्यूज के लिए आई थिंक जो टेलीविजन चैनल्स हैं उनके वॉट एवर मनी दे आर गेटिंग, उनको भी ये जरूरी होना चाहिए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी ली जाए विद पर्टिकुलर डिटेल्स रिगार्डिंग फ्रॉम कहाँ से उनका पैसा आ रहा है और किस जरिए से आ रहा है, सो दैट जो उनका पॉलिटिकल पार्टीज की जो कैप है ऑफ 25 लाख टू स्पेंड ऑन द इलेक्शंस, उस तरीके से हम उसे कहीं पे उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो डॉक्टर बेदी ने जो बेसिकली रेफर किया है वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को रेफर किया, लेकिन डॉक्टर आनंद, आप यू आर अवेयर कि प्रिंट मीडिया में भी पेड न्यूज काफी छपती है। और जो प्रेस काउंसिल की एक सब कमिटी जो पीछे बनी थी, उन्होंने एक सिफारिश की है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसमें संशोधन किया जाए। आप इसके हक में हैं, अमेंडमेंट के हक में हैं? I think it needs to be done, and I feel that the group of ministers
will definitely take note of it. And one way of tackling the menace is exemplary punishment. Punishment for punishment for both sides, the one who is giving the news and the one who publishes it. Yeah, on both sides. So you are suggesting that even the newspapers or electronic channels can also be punished. TV channels also need to be, and self-regulation. I don't think that, the Chief Election Commissioner Dr. S.V. Qureshi, the other day he was suggesting that the newspapers, the media, print and electronic, they need to have self-regulation. I don't think that self-regulation will. So as a newspaper person, you feel that self-regulation is not the answer. There has to be an outside regulation. It's okay. No. If you follow self-regulation, it's okay. But it is not happening. What is your feeling? ये पेड न्यूज की जो बड़ी खतरनाक परंपरा है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि we have already lived through the planted news regime when news used to be planted through individual journalists. Now, paid news is an organized, institutionalized mechanism where the institutions of journalism are involved, whether they are electronic companies or newspapers, they are involved. So from individual to the now institutions. And to my mind, transparency, as she mentioned, perhaps is the only answer, because somewhere one has to look into this, that there are certain newspapers which are controlled, as Pinder was mentioning, by one particular group. They just buy the whole channel or the newspaper. Then you want to give your ad in that because you are an opposition party and you are not getting space there. So that is curbing the democratic freedom of the opposition party to get into that channel which has been bought by some other agency. So at least that is somewhere, you are getting a democratic inlet. So I think that it should be made transparent. But are you in favor of what the Press Council of India has recommended? उन्होंने कहा है कि ये जो पेड न्यूज का जो ट्रेंड है, इसको एक punishable offense, दंडनीय अपराध बनाना चाहिए. I think they are going a little too extreme, because I know the first time the paid news published was in Frontline, which is in the front of opposing the paid news. But the first time the paid news was published there, and they used their own local correspondents byline on 7 stories which were published. I think that happened from Chandigarh, perhaps. That happened in Chandigarh. And what I am basically trying to put forward before you, that these punishments and all that, they will always find another way out. Enforcement is not the answer. नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी आप लाएंगे कैसे? ना तो जो पे करता है न्यूज के लिए वो कहेगा मैंने पे किया है, ना जो पैसे लेता है वो कहेगा मैंने पैसे लिया है. इट्स लाइक ब्लैक मनी. You see, black money में transparency. Bhupinder is contradicting himself on the first instance when he says that the treaties have been entered into, and there also you can't make out where the treaties have entered into. The same way, even if you can make out the treaty has been entered into, what do you do? And there are ways. Because it's a competitive electoral process. Dialogue is the main basis of it. That it can be proved in the public domain that here is a treaty which has been entered into, and let people see, whether that treaty is actually a treaty and how they are getting influenced wrongly by that particular facts which have been mentioned. Dr. Pramod, I know I'm being a little personal here, but what happens if the airwaves are controlled? If the cable operation controls the airwaves and don't publish or beam one channel and only beam 2 or 3 or 4 channels or only one channel, what happens there? How will the people make out, how will the people intervene? Because information, as we discussed the other day also, when information dissemination has been privatized, the channel as well as the cable operators, both are privatized. Once you have got into that kind of a thing, you have to have a very strong regulatory framework. That what is the code of conduct for those channels as well as for these cable operators. Somehow a strong regulatory framework, that is what you need. Dr. Bedi, do you agree with the strong need for a strong regulatory framework? And apparently, as Dr. Anand said, self-regulation doesn't seem to be working out. We need to I think we need to. We as media men hate to say this, but unfortunately, it doesn't seem to be working out. No, we need a very strong code of conduct, as you are saying. Also, if we look at even the BBC, which has been doing this job for so many years, they don't have any kind of code of conduct. Their regulatory measures are imposed because of the public opinion that upholds their validity, and they are very impartial in their presenting of views, and they are self-regulating their thing. It is also dependent a lot on how the public allows you to do these things or get away. Well, I think the public can intervene only if the public has a place and space or a position to intervene. If the laws don't permit the public to intervene, how does the public intervene?
the more accountability you are going to produce into the system, the more the people would be able to be a part of what you are going through. So it is just a matter of bringing about more transparency, bringing about such laws which are able to bring about more transparency into the system. Regulation, rules, codes of conduct. Slowly, I think we are. Professor Brar, do you think we need fresh laws to enforce this kind of a code of conduct or some kind of regulation? You see, I was just going to say, ये जो केबल ऑपरेटर्स को कंट्रोल करने की बात है, ये कहीं ज्यादा विशियस है, for the simple reason that it tries to create a monopoly over what the television viewership will get to see. बाकी तो free market में obviously everybody is free to float a channel, publish a newspaper etc. पर free market के जितने ills होते हैं उसका इलाज आमतौर पे हम मानते हैं कि market सचमुच में free हो. So that the number of channels, competing channels, let the viewers or the readers judge which one is more credible than the other. तो उसमें तो मुझे लगता है जो बुरा है eventually will stand out to lose credibility and also lose business. When it comes to controlling airwaves, saying we will show only these channels and none others, then you're trying to create a monopoly. And monopoly capitalism is much worse than any else that you can talk of free market. So, uske liye regulatory mechanism is the first need. That nobody should be able to create. So I think broadly we all agree that there should be some kind of a regulatory mechanism. What kind of regulatory mechanism is something that needs to be debated. अब वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी. बात कर रहे हैं चुनाव के दौरान मीडिया के रोल की. प्रोफेसर बराड, एक और ट्रेंड जो कई सालों से शुरू हुआ है वो है ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स का. क्या इनको अलाउ करना चाहिए, इनको मंजूरी मिलनी चाहिए? एकदम मिलनी चाहिए. And the reason for that is a very simple one. You see, elections, free elections are one essential part of democracy. Free media is equally an integral part of democracy. You cannot actually control one for the sake of the other. I will go even further and I will say in a representative democracy, what do elections ensure? The most ideally held elections, they will ensure that representatives are chosen for 4 or 5 years. And there they go. And then they kind of go by their own judgment, not very often talking to their constituents. Media, on the other hand, actually could be the vehicle of everyday democracy, where opinions are expressed, etc., etc. So I think media doesn't have a role in democracy. Media is democracy. Suppose a political party was to organize a phony opinion poll. They do that. Which they do that. Okay. So how do you make out and what do you do in such a case? It could influence public opinion. नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि मार्केट के जितने इल्स हैं उसका इलाज है मोर एंड मोर फ्री मार्केट. अगर ओपिनियन पोल एक एजेंसी नहीं कर रही, अगर ओपिनियन पोल्स 10 एजेंसीज कर रही हैं, तो उनमें अगर जो 1-2 ब्लैक शीप हैं वो पकड़े जाएंगे सिंपली बिकॉज दे विल डिपार्ट फ्रॉम द एवरेज दैट कम्स इन द अदर्स. Right? कोई ब्लैक शीप आइडेंटिफाई हुआ है? कई पोल्स बिल्कुल नहीं हुआ. I think the basic assumption is that market allows for a fair thing to come forward. I totally question it because market does not listen to the voices of the feeble, for the poor, for the people those who do not have the money. So they don't listen to those voices. So market has a very basic limitation. So therefore, on this issue, it's just similar to the first one. Because it's just like surrogate news. It's a